नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और आज हम इसके पार्ट थर्ड के जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, जो एलिसियास डायरी अपना चल रहा था। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगस्त 15। गैब्रियल ने सुबह जब मुझे खिड़की के पास बैठा देखा पाया तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो मुझ पर चिल्लाने लगा। उसने मुझसे कहा कि तुम इस तरह से और कितने दिन परेशान रहोगी और मुझे भी सताओगी। ये सब करना बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो। आखिर इन सब बातों में क्या रखा है। मैंने उससे कहा कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। उसने कहा नहीं, तुम्हें पुलिस की नहीं, तुम्हें तो। और बस इतना कह के वो रुक गया। जानता वो भी था और जानती मैं भी थी कि वो क्या कहने वाला है, लेकिन सुनना मैं उसी के मुंह से चाहती थी। मैंने उससे कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो। उसने कहा कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। उसके मुंह से ये शब्द सुन के मैं टूट सी गई थी कि पता नहीं क्यों आखिर गैब्रियल भी मुझे पागल साबित करने पे तुला हुआ है, या वो समझता है कि मैं पागल हो चुकी हूँ। लेकिन मैं उससे और बहस करने की हिम्मत में नहीं थी। उस अनजान आदमी ने मेरी सारी हिम्मत जैसे निचोड़ सी ली थी। उसके लिए सारे दिन खिड़की पे देखते रहना कि वो अब क्या कर रहा है, कहीं वो बाहर तो नहीं है, कहीं वो कुछ और हरकत तो नहीं कर रहा है, कहीं वो मुझे या गैब्रियल को चोट तो नहीं पहुंचा देगा। इस टेंशन में मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा अंदर से थक चुकी थी। तो उसने जैसा कहा मैं मान ली। मैं डॉक्टर वेस्ट से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी, और तुम उससे मिलोगी हर हाल में, समझी। अब मैं करती भी तो क्या। वो मुझसे पूछ नहीं रहा था, अपना फैसला सुना रहा था। उस वक्त गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, पर मैं नई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिला दी। अगस्त 16। नहीं चाहते हुए भी मैं डॉक्टर वेस्ट से मिलने गई, उनके घर। वैसे तो वो गैब्रियल के दोस्त थे, लेकिन लगते नहीं थे। वो गैब्रियल से बिल्कुल अपोजिट नेचर के थे। गैब्रियल जितना शांत स्वभाव का था, ये नहीं थे। गैब्रियल जितना अच्छे से बातों को समझता था, ये डॉक्टर होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों उन चीज़ों को इतना महत्व ही नहीं देते थे। पता नहीं किस चीज़ के डॉक्टर थे ये। काफ़ी देर तक वो मुझे बस यूं ही घूरते रहे। अब उनके कैबिन में वो थे और मैं, और नीचे से उनके कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मुझे लगा कि शायद अब या फिर शायद अब वो कभी तो बोलेंगे अपने डॉग को चुप होने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रखते, जैसे वो यहाँ हो ही नहीं। मुझे लग रहा था कि ये यहाँ मेरी जांच करने नहीं बल्कि मेरे पेशेंस को नापने बैठे हैं। अब मुझे गुस्सा आ रहा था धीरे धीरे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन उनका चेहरा देख के लग रहा था कि उन्हें मेरी एक भी बात ना तो सुनी है और ना इसके ऊपर उन्हें भरोसा हो रहा है। वो अपनी एक अलग ही बात शुरू कर बैठे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें याद है एलिसिया, तुम यहाँ पहले भी आया करती थी। मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तो वो मुझे दबाव में लेने लगे कि मुझे पता है तुम यहाँ पहले आया करती थी। तुम्हारे फादर की डेथ के बाद याद करने की कोशिश करो, उसके बाद तुम कितनी ज़्यादा सुसाइड करने की कोशिश करी थी। मैंने ही तुम्हारा ट्रीटमेंट करा था। असल में मुझे याद सब था, बस मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहती थी। लेकिन डॉक्टर मुझे उन सारी बातों से दुख पहुंचाना चाहते थे, शायद याद दिला के, या फिर उनका क्या इरादा था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हर्ट हुआ था। मैंने कहा हाँ तो क्या। माना मैं यहाँ पहले आया करती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले मेरे हेलुसिनेशंस के कारण थे कि मेरे पिता की मौत हुई थी। अभी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मैं किसी चीज़ से परेशान नहीं हूँ सिवाय उन हेलुसिनेशंस के। और वो भी आप कह रहे हैं, वहाँ एक आदमी असल में है जो मुझे परेशान करता है, मुझे देखता रहता है। लेकिन डॉक्टर की तो जैसे कान पे जो ही नहीं रेंग रही थी। मैंने उनसे कहा कि वो हमेशा एक बड़ा सा चश्मा और टोपी लगाए रहता है, एक ओवरकोट और ब्लैक और ब्राउन कलर के कपड़े पहनता है। मैंने उनको इतना डीप डिस्क्रिप्शन दिया उस आदमी का, लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसे तो हज़ारों लोग होंगे जो चश्मा और टोपी लगाते, तो क्या हर किसी को पकड़ लिया जाए। और इसमें क्या अजीब बात है अगर कोई गर्मी में पूरे आस्तीन के कपड़े पहनता है तो। मेरी बात को टैकल करने के लिए उस डॉक्टर के पास हर एक चीज़ थी। पता नहीं क्यों वो मेरी बात मानना ही नहीं चाहता था शायद। कोई नई बात नहीं है इसमें, मेरी बात कोई नहीं मानता। मैं पागल नहीं हूँ, आप सिर्फ बिल बनाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने अब थोड़े से नरम मिजाज में मुझसे कहा, देखो एलेसिया, मैं तुम्हें दवाइयाँ दे रहा हूँ और तुम जानती हो कि हर आदमी के सहने की एक सीमा होती है।
तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारे पास कारण था दुखी होने का, और तुम्हारे गैब्रियल के पास भी कारण था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। लेकिन अगर इस बार भी तुमने फिर से वही सब करा तो मुझे लगता है शायद गैब्रियल तुम्हें छोड़ देगा। मुझे गैब्रियल से अलग होने की बात से डर लगने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि चाहे जो हो, मैं गैब्रियल से अलग नहीं होना चाहती। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और मैंने चुपचाप वो दवाइयाँ ले ली। हम लोग वापस घर आ रहे थे। घर आते वक्त मैं प्लान बना रही थी कि मुझे डॉक्टर की बात नहीं माननी चाहिए थी शायद, लेकिन अब जो हो गया है उस पर क्या कर सकते हैं। मैंने डिसाइड करा कि घर जाके मैं सबसे पहले हमारी पड़ोसी मिसेस हेलमन से कहूँगी कि वो बात भूल जाए। मेरे को बस भ्रम हुआ था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर से दवाई ले आई हूँ, वरना वो ये बात पूरे मोहल्ले में फैला देती। उसके बाद गैब्रियल ने मुझे दवाइयाँ दी घर पहुँचने पर, लेकिन मैंने वो दवाई नहीं ली क्योंकि मुझे पूरे होश में रहना था, आने वाले खतरों से सावधान रहना था। अगस्त 17। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। मैं ये डायरी भी अब सबकी नज़रों से छुपा कर रखती हूँ। मुझे ऊपर कमरे में एक सीक्रेट जगह मिली है। शायद अब ये डायरी ही है जिसे मैं सब बातें बता सकती हूँ। इसके अलावा अब कोई नहीं है मेरे पास बात करने के लिए, और मैं नहीं चाहती कि ये डायरी किसी भी सूरत में गैब्रियल के हाथ लगे, क्योंकि अगर उसने ये डायरी पढ़ ली तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे बुरा लगेगा कि मैं उसकी बात पे यकीन नहीं कर रही हूँ। उसे बुरा लगेगा कि मैं उसके देने के बावजूद भी दवाइयाँ नहीं खा रही हूँ। और भी कई बातें हैं जो शायद गैब्रियल का दिल तोड़ दें। इसलिए मैं ये राज उससे हमेशा राज ही बनाए रखना चाहती हूँ। अगस्त 21। मैंने बाहर जाना बंद कर दिया है। अब मुझे बाहर की रोशनी इतनी सुहाती नहीं है। मुझे मेरा घर बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि शायद यही एक इकलौती ऐसी जगह रह गई है इस दुनिया में जहाँ मैं शायद सेफ रह सकती हूँ उस आदमी से। लेकिन उसका क्या भरोसा, वो कुछ भी कर सकता है। गैब्रियल को ये नहीं पता कि मैं अब घर में रहने लगी हूँ। उसको तो अभी भी यही लगता है कि मैं दोपहर में हमारे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में जाती हूँ, कभी पार्क में, और कभी यूं ही वॉक पे निकल जाया करती हूँ। मैं घर में सारा दिन खिड़की के पास बैठी लोगों को आते जाते देखती रहती हूँ। क्या पता वो आदमी मुझे फिर से दिख जाए, या फिर हो सकता है वो फिर से भेस बदल के, या इस बार बिना मुखौटों और बिना अपना भेस बदले नॉर्मल रूप से मेरे सामने से निकला हो और मुझे पता भी ना चला हो। कुछ भी हो सकता है। अगस्त 22। मुझे अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है वो लौटेगा ज़रूर। मैंने सेफ्टी के लिए गैब्रियल की गन को निकालकर नीचे किचन की खिड़की के पास वाली ड्रॉर में रख दिया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो मेरे काम आ सके। आज काफ़ी दिन हो चुके हैं मैं दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो आदमी कहीं नहीं दिख रहा है। अगर मैं हेलुसिनेशंस कर रही होती तो दवाई लेने पे ठीक होना था ना, लेकिन मैं बिना दवाई के ठीक हो रही हूँ। मतलब वो आदमी सच में है। अगस्त 23। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा था कि शायद मैं ही वहम कर रही थी। मैं अभी भी घर से बाहर जाने से कतराती हूँ। मैं हर बार गैब्रियल के बाहर जाने की अर्जी को टाल दिया करती हूँ। गैब्रियल मुझसे हमेशा बाहर चलने के लिए कहता रहता है कि आज छुट्टी है मेरी, चलो कहीं चल के आते हैं। लेकिन मैं कुछ ना कुछ बहाना करके उसकी हर बात को टाल देती हूँ, कभी तबीयत खराब का तो कभी काम का लोड बता के। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आज हमें मैक्स ने डिनर पे इनवाइट करा है। मैक्स मैक्स गैब्रियल का भाई है। उसने हमें इनवाइट करा है और मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन गैब्रियल ने मुझे इतना फोर्स करा कि मुझे ज़बरदस्ती हाँ भरनी ही पड़ी वहाँ जाने के लिए। आखिर गैब्रियल की ज़िद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। अब मुझे लगने लगा था कि शायद वो मैक्स ही है जो मुझे पागल साबित करके गैब्रियल से दूर करना चाहता है। अगर ऐसा सच में है तो आज रात मैं उसे पकड़ के रहूँगी। अगस्त 24। हम मैक्स से पहले रेस्टोरेंट पहुँच चुके थे। मैक्स थोड़ा लेट आया, लेकिन अपनी रिसेप्शनिस्ट तानिया के साथ। हम डिनर कर रहे थे कि तभी मैक्स वॉशरूम का बहाना लगा के वहाँ से चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गई और उसे धमकी दी कि वो सब ये करना बंद करे। हमारी बहस हुई, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने कुछ नहीं करा। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे एक चाटा लगा दिया। सब कुछ सही जा रहा था कि तभी तानिया ने हमें देख लिया। लेकिन तानिया से ज़्यादा फिक्र मुझे इस बात की थी कि अगर वो जीन फेलिक्स मार्टिन नहीं है और मैक्स भी नहीं है, तो आखिर कौन है जो मेरे साथ ये सारा खेल खेल रहा है। अगस्त 25। मुझे बाहर गार्डन में से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर किसी की परछाई महसूस करी। कोई था जो बाहर चल रहा था दबे पांव। मैं पुलिस को फ़ोन करूं या गैब्रियल को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई था जो बाहर था
और घर में घुसने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मुझे आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब वो शायद अंदर भी आ चुका है। मुझे उसकी आहट महसूस हो रही है। वो यहीं है, वो यहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारी जो बुक है उसके 5 पार्ट में से 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसके बस पार्ट 4 और पार्ट 5 बचे हैं। पार्ट 4 के अंदर अराउंड शायद 10 या 20 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे से ही हैं वो भी। तो अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।